क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडर्स, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह। तो चलिए बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम आगे बढ़ते हैं। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना तय है। अब इस चैप्टर की खास बात यह है कि इसमें कोई बहुत सारे बड़े बड़े कॉन्सेप्ट इसके अंदर नहीं है, ठीक है। कोई थ्योरीज, कोई प्रिंसिपल्स वो भी इसके अंदर नहीं है। इस चैप्टर में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो है इसकी इंफॉर्मेशन के, क्योंकि जो इंफॉर्मेशन है ना उसे हमें दिमाग में रखना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन जब आएगा ना तो बेसिकली इंफॉर्मेशन बेस्ड क्वेश्चन यहां से आता है, ठीक है। और इस चैप्टर का एक सिग्निफिकेंस ये भी है कि हमें सोसाइटी का ट्रू फेस हमको दिखलाता है कि हमें किन चीजों में हमारी पास कमी है, किन चीजों को हमें इंप्रूव करना चाहिए। तो इस चैप्टर के पीछे कुछ पर्पस है और वो पर्पस तक हमको पहुंचना चाहिए बेटा। चलिए, तो इस चैप्टर में हम बेटा आगे बढ़ेंगे। रिप्रोडक्टिव हेल्थ का आज लेक्चर नंबर 3 है। तो पिछले लेक्चर्स में हमने बात किया था एमनियोसेंटोसिस के बारे में, बात किया था हमने जो है वो आरसीएच के बारे में बात किया था। हमने देखा था कि फैमिली प्लानिंग क्यों इंपॉर्टेंट है, सरकार कैसे प्रचार प्रसार करती है। हमने बहुत सारे एस्पेक्ट पर यहां पर बात किया था, ठीक है। हमने ये भी देखा था कि गवर्नमेंट को जो है वो लगातार प्रयास करना पड़ता है लोगों तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यही जो मैंने महसूस की है कि कोई जानकारी बिल्कुल सही है, आदमी के काम की है, तो वो जानकारी आदमी तक धीमे धीमे पहुंचती है। कोई जानकारी काम की है, आपके महत्व की है, सही जानकारी है, तो उसको व्यक्ति तक यदि पहुंचाना है तो आपको समय लगेगा, आपको टाइम लगेगा उसमें, ठीक है। यानी वो जानकारी धीमे धीमे पहुंचेगी। लेकिन कोई जानकारी गलत है, अफवाह है, ठीक है, मतलब ऐसी कोई बात है जो कि गलत है, जो गलत है, अफवाह है, और मतलब ऐसी जानकारी है जो समाज में डिस्टरबेंस कर सकती है, वो जल्दी पहुंचेगी, बहुत फास्ट पहुंचेगी, इतना फास्ट पहुंचेगी कि इंटरनेट से भी आगे निकल जाएगी वो, है ना। सबसे बड़ा आश्चर्य ये होता है कि हम लोग, इसीलिए मैं कहता हूं हमेशा के जब कभी होता है ना कि मैं कहता हूं कोई न्यूज आती है, एनटीए की न्यूज आती है, तो बजाय यूट्यूब चैनल में सर्च करने के आप एनटीए की वेबसाइट पर जाकर देखिए ना कि क्या बात है, सच्चाई क्या है। सच्चाई के लिए सही स्रोत तक पहुंचकर वहां पर देखिए आप, ठीक है। चलिए, अभी हम वापस लौट के आते हैं अपने चैप्टर में। तो परिवार नियोजन के बारे में हम बात करते हैं। फिर मैंने आपको बताया था कि इंडिया में सेक्स एजुकेशन के लिए कितना सारा स्ट्रगल करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, और कैसे उसको प्रोवाइड करेंगे, यानी इंफॉर्मेशन को कैसे बच्चों तक पहुंचाया जाएगा, ये चीजों पर हमने बात किया, ठीक है ना। हमने फिर एक काले पक्ष पर बात किया कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमेशा इंसान की बेहतरी के लिए होती है, तरक्की के लिए होती है। और हमने देखा कि कई बार ऐसा होता है, कुछ बच्चों को जन्मजात बीमारियां होती हैं, तो हमने उस पर बात किया। हमने कहा कि सिकल सेल एनीमिया की बात की, हमने डाउन सिंड्रोम की बात की। हमने कहा कुछ बीमारियां होती हैं जिनको यदि हम शुरू में पहचान लें तो बच्चे को माता पिता का, देखिए क्या होता है, यदि एक अनुवांशिक बीमारी बच्चे को है तो वो पूरी जिंदगी माता पिता को उसका ध्यान रखना पड़ता है। ध्यान तो वैसे भी रखते हैं, लेकिन क्या बच्चा यदि मेंटली डेवलपिंग डाउन सिंड्रोम के, ठीक है, तो अब वैसी कंडीशन में क्या होता है कि मंगोलाइड इडियोसी है, तो वैसी कंडीशन में बच्चा भी जो है वो अपनी नॉर्मल लाइफ को लीड नहीं कर सकता है, पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। तो साइंस ने ये कोशिश किया कि पता लगाया जाए कि भाई कि फीटस अवस्था में कि बच्चे में कोई जेनेटिक अबनॉर्मलिटी है तो बच्चे को अबॉर्ट कर दिया जाए ताकि हेल्दी बेबी जो है वो जन्म ले सके, ठीक है। लेकिन उसका भी मिसयूज किया जानकारी का, उस इंफॉर्मेशन से जो है वो सेक्स डिटर्मिनेशन किया गया। तो आज जो है वो एमनियोसेंटोसिस को जो है वो उस पर जो है कानूनी बैन लगा दिया गया। केवल कुछ गिनी चुनी कंडीशन के अलावा उसको आप नॉर्मली नहीं कर सकते हैं, ठीक है। फिर हमने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की थी। हमने कहा था कि लगातार विज्ञान में, मैंने आपसे कहा ना कि कई सारे लोग जो है, साइंटिस्ट जो है, लगातार नए नए उपाय खोज रहे होते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए, फैमिली प्लानिंग के लिए। तो इंडिया का एक बड़ा अचीवमेंट है कि इंडिया ने एक ऐसी मेडिसिन जो उन्होंने डिस्कवर किया कि जो वास्तव में नॉन स्टेरॉइडल मेडिसिन है, जो है वंस पर वीक, एक वीक में एक बार लेना पड़ता। नाम उसका है सहेली के बारे में हम आगे भी बेटा बात करेंगे। अभी इतना समझ लीजिए कि सहेली कैसे काम करता है। मैंने आपको बताया था कि ओवुलेशन, और देखिए क्या नॉर्मली क्या होता है, ओवुलेशन होगा, ओवम निकलेगा, सेकेंडरी oocyte निकलेगा, फर्टिलाइजेशन होगा, देन इम्प्लांटेशन होगा। अब मान लीजिए फर्टिलाइजेशन हो भी जाता है तो इम्प्लांटेशन के लिए यदि यूट्रस की एंडोमेट्रियम मौजूद नहीं है
तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाएगा, तो प्रेगनेंसी नहीं हो पाएगी। तो ये मेडिसिन क्या करता है, ये यूट्रस की लाइनिंग और ओवुलेशन के बीच में जो सिंक्रोनाइजेशन होता है, जो समन्वय होता है, उसको डिस्टर्ब करता है, जिसके चलते क्या होता है कि जब ओवुलेशन होगा, जब फर्टिलाइजेशन का समय होगा, उस समय यूट्रस की लाइनिंग मौजूद नहीं होगी। ठीक है, इस प्रकार से ये काम करता है। ठीक है, तो इम्प्लांटेशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, चलिए अब हम अगले एस्पेक्ट पे बात करते हैं। देखिए ये पूरा चैप्टर कहानी के समान है, इन्हें आपसे मैं यदि बात नहीं करूंगा, आपको यदि मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगा, तो ये चैप्टर आपको बहुत ही बोर लगेगा, आपको लगेगा कि कुछ सीखा ही नहीं हमने। जितनी बातें मैं कह रहा हूं उनमें हम जो है वो चैप्टर को ही कवर कर रहे हैं बेटा, हम अलग से बात नहीं कर रहे। अब देखिए हम बात करते हैं पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन एंड बर्थ कंट्रोल। ठीक है ना, अब देखिए इन लास्ट सेंचुरी एंड ऑल अराउंड डेवलपमेंट इन वेरियस फील्ड सिग्निफिकेंटली इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द पीपल। However, increased health facilities along with better living condition had an explosive impact on the growth of population. अब देखिए पहले के समय में क्या था बेटा, पहले के समय में एक बड़ी समस्या ये थी कि जो हेल्थ केयर फैसिलिटी थी वो हर किसी को अवेलेबल नहीं थी, लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, जीवन कम था व्यक्ति का। मतलब जैसे आज हम कहते हैं कि एक नॉर्मल व्यक्ति 60-70 साल 80 साल तक जी लेता है, तो पहले यही जो है 30-40 साल 35 साल 40 साल का लाइफ एक्सपेक्टेंसी था। बीमारियां ऐसी थी कि बीमारियां यदि हो गई तो उसको लोग मान लेते थे कि भैया ये जो कोई देवी श्राप हो गया है, कोई जो है वो कोई जो है वो भूत लग गया है, या देवी श्राप कुछ लग गया है, किसी का जो है वो बद्दुआ लग गई इसलिए आदमी बीमार पड़ गया, कोई काला साया आ गया है इसलिए मर गया आदमी। मतलब छोटी छोटी बीमारियां जिनका आज इलाज पॉसिबल है उनका भी इलाज पॉसिबल नहीं था। तो पहले क्या था, पहले मोर्टिलिटी रेट हायर साइड थी, और सबसे अधिक मोर्टिलिटी कहां देखने मिल रही थी हमको, वो थी मैटरनल मोर्टिलिटी रेट था, एमएमआर काफी अधिक था, आईएमआर इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट अधिक था। ठीक है, और जो बीमारियों के लिए प्रॉपर हम जैसे एक जमाने में ट्यूबरक्लोसिस से हजारों लोग मरे के, मतलब आज तो ट्यूबरक्लोसिस क्यूरेबल है, आज जो है हमारे पास मेडिसिन है कि हम तो इसको क्योर कर सकते हैं। ठीक है, एक जमाने में ये सब कुछ नहीं था। बात इतनी सी है कि जो है हमने समय के साथ साथ हमने सीखा कि हमको हेल्थ केयर फैसिलिटी को इंप्रूव करना पड़ेगा। हमने वैक्सीन को खोज निकाला, हमने बीमारियों को होने के पहले ही रोकने का उपाय कर लिया, हमने अपने इम्यून सिस्टम को पहले ही अलर्ट कर दिया, तो वैक्सीनेशन किया हमने अच्छे एंटीबायोटिक्स खोजे, हमने एंटीवायरल मेडिसिन को खोजा और अभी भी कोविड-19 के लिए हम लोग वैक्सीन को डिस्कवर कर ही रहे हैं कि ऑलमोस्ट दुनिया भर में सारे साइंटिस्ट लगे हुए हैं। जैसे कि कहा जाता है कि जो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का जो वैक्सीन है वो दिसंबर के महीने तक आ जाएगा, दिसंबर 2020 तक जो है वो मार्केट में होना चाहिए। ठीक है, फिर हमारे इंडिया में भी कोवैक्सीन जो है उसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है, एम्स के अंदर कोवैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल शुरू हो चुका है। ठीक है, अमेरिका का अपना जो है वो मेडर्ना कंपनी का जो वैक्सीन है वो ऑलरेडी ह्यूमन ट्रायल पर जा चुका है। ठीक है, रशिया ने दावा किया है कि उन्होंने भी ह्यूमन ट्रायल पर वैक्सीन को लेकर आ गए। तो दुनिया भर के तमाम देश जो है वो आज कोविड-19 को भी, कोरोना वायरस को भी जो है वैक्सीन से कंट्रोल करने की कोशिश में लगे हुए हैं। और देखिए सिंपल सी बात है कि हमेशा इंसान जो है वो कोई ना कोई रास्ता खोज लेता है, और वो हमेशा जो है वो मुश्किलों पर विजय हासिल करता, तभी तो वो इंसान है, बाकी जानवरों से अलग है। ठीक है, तो अब बात इतनी सी है कि हमने ऐसे ही हेल्थ केयर फैसिलिटी को हमने इंप्रूव किया, लगातार इंप्रूव किया, और हमने जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में भी हमने जो है वो प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर बनाए, हमने कम्युनिटी हेल्थ केयर सेंटर बनाए, हमने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स को बनाया, हमने मेडिकल कॉलेजेस को खोला, और ऐसे करके हमने पूरा हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, और हमने लोगों को प्रोत्साहित किया कि डिलीवरी होगी तो हॉस्पिटल के अंदर होगी, हेल्थ केयर सेंटर में होगी, ट्रेंड स्टाफ के साथ होगी, जिसके चलते मैटरनल मोर्टिलिटी रेट एकदम से घट गया। हमने बच्चे को प्रॉपर वैक्सीन लगाए, हमने तो पहले 5 साल से कम उम्र के कई सारे बच्चे मर जाया करते थे, हमने प्रॉपर वैक्सीनेशन शेड्यूल बनाया, हर बच्चे को हमने सरकारी अस्पताल में मुफ्त में वैक्सीन लगवाया। तो उससे क्या हुआ बेटा, सरकार ने वैसा किया तो उससे बच्चों की डेथ भी कम हो गई। फिर हमने जो है हमने लोगों को अवेयर किया, लोगों को उनका जो है समय पर उनका डायग्नोसिस करके बेहतर इलाज को पहुंचाया। हमने छोटे छोटे गांवों में जो है प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर एस्टेब्लिश किए, जो वहां पर जाके अपना व्यक्ति बीमार है तो वहां जाके इलाज करवा सकता है, लोगों को अवेयर किया। इससे क्या हुआ, इससे डेथ रेट कम हो गया। अब हुआ ये कि जो बच्चों की डेथ कम हुई, डेथ रेट भी कम हुआ, तो परिणाम ये निकला कि जो है ह्यूमन पॉपुलेशन तेजी से बढ़ गई।
ऐसा देखिए, ऐसा ऐसा इसलिए नहीं हो कि अचानक से बच्चे अधिक अधिक जन्म लेने लगे, ठीक है। एक्चुअली व्यक्ति पहले भी बच्चों का जन्म होता था, लेकिन कई बच्चे मर जाया करते थे, ठीक है। अब बच्चे सरवाइव करने लगे, ओल्ड एज के लोगों की संख्या बढ़ने लगी, तो हमें पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने मिला, जो कि एक बुरी बात बिल्कुल नहीं थी, किसी भी दृष्टिकोण से बुरी बात नहीं है, अच्छी बात थी, क्योंकि हमने जो है वो जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं थी उन्हें हमने कंट्रोल में लेने की कोशिश की, हमने हेल्थ केयर फैसिलिटी को इंप्रूव किया, ठीक है। लेकिन साथ में एक जिम्मेदारी और उभर कर सामने आती है कि ठीक है, यदि लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई है तो पॉपुलेशन को जिस तेजी से बढ़ना, इस तेजी से पॉपुलेशन को भी नहीं बढ़ना चाहिए कि हमारे पास रिसोर्सेस कम पड़ जाए कि तो अब हमको साथ में जो है लोगों को एजुकेट करने की रिक्वायरमेंट आई कि भाई देखो सब कुछ ठीक ठाक है, अब हेल्थ केयर फैसिलिटी अवेलेबल है, हमने एमएमआर को कम कर लिया है, हमने इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट को कम कर लिया है, हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बढ़ा लिया है, हमने क्वालिटी ऑफ लाइफ पर बहुत सारा काम किया है, लेकिन तब भी हमें कम बच्चों को उत्पन्न करना चाहिए, ठीक है। रिप्रोडक्शन रेट कम करना चाहिए, हमें जो है वो कहने का बर्थ रेट हमें कम करना चाहिए, ताकि हम जो है पॉपुलेशन को, जो जितनी हमारी पॉपुलेशन है उसको पर्याप्त रिसोर्सेज मिल सके, ठीक है। अब देखिए तो जो एनसीईआरटी कह रहा है, जो एनसीईआरटी आपको बताने की कोशिश कर रही है, एनसीईआरटी की बुक आपको बताने की कोशिश कर रही है, वो यही कह रही है इसमें कि हमने तमाम फैसिलिटीज को हमने इंप्रूव किया और उससे पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हमको देखने मिला के। और वास्तव में ये एक किसी की सिंपल सी बात है। यदि हम जापान की बात करें, जापान में आपको अधिकांश लोग जो है वो आपको जो है वो ओल्ड एज के आपको देखने मिलेंगे, ठीक है। चल अब एक बात और बेटा, कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि किसी ने मुझे पूछा कि यार देखो, हम इंडियंस लोग जो है वो कितने इफेक्टिव हैं, इफिशिएंट हैं हम लोग, हमारे यहां भी कोरोना फैला लेकिन बहुत सारे डेथ रेट जो है काफी कम था, हमारे यहां पे जो लोग मरे उनका परसेंटेज जो है वो इटली से कम था। इटली में देखो आप कितने सारे लोग मर गए, इटली में तो हल्ला मच गया इटली में ना, मतलब इटली पूरा मातम में आ गया इटली कोरोना वायरस के चलते। मैंने उनको बोला कि डेटा सही कीजिए, जरा सही डेटा ये कीजिए कि इटली एक डेवलप्ड कंट्री है जिसके अंदर जो है वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी हायर साइड थी और ओल्ड एज के लोगों की संख्या बड़ी अधिक थी वहां पे। हमारे यहाँ पे 60-70 ईयर का व्यक्ति जो है वो 60 ईयर में व्यक्ति रिटायर्ड हो गया है और 70 ईयर में आदमी जो है वो सोच रहा था चलो भगवान का भजन गाओ भाई, अब तो ठीक है समय आ गया है। तो एक्चुअली हमारे यहाँ पर जो है ओल्ड एज की पॉपुलेशन कंपेरेटिवली कम थी। हमारे यहाँ पे यानी भारत एक, आपको बता दूं, भारत की सबसे बड़ी ताकत यह है कि भारत एक जवान देश है, जवान देश मतलब यंग कंट्री है। यंग कंट्री मतलब यहां पर यूथ की संख्या बड़ी सारी है के, और वो यूथ ही जो है वो इस कंट्री को सुपर पावर बना सकता है। लेकिन अब यूथ ज्यादा है तो इससे क्या एडवांटेज मिला कि जब वायरस का इन्फेक्शन आया तो मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन जो थी वो आपकी कैसी थी, वो 20 से 40, 45 इस ईयर में के बीच में थी वो। तो यंग पॉपुलेशन अधिक होने कारण जो है उसकी इम्यूनिटी हायर साइड थी, और इम्यूनिटी हायर साइड होने कारण और साथ में हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे इन्फेक्शन थे, तो बॉडी में कई सारे इम्यूनिटी के फैक्टर ऑलरेडी एक्टिवेटेड फॉर्म में थे, तो इंडिया पर इंपैक्ट कम हुआ। इसका एक अच्छा पक्ष निकल के सामने। इटली में उन लोगों ने जो है वैक्सीन लगाना बहुत दिनों पहले बंद कर दिया, क्योंकि उनके यहाँ बीमारियां ही बहुत कम थी। उनके यहाँ पर जो है वो जो नॉर्मल हमारे यहाँ सीजनल चेंजेस में बीमारियां होती हैं वे नहीं हुआ करती थी। ओल्ड एज की पॉपुलेशन की संख्या अधिक थी, बर्थ रेट काफी कम था, तो यंग पॉपुलेशन कम है वहां पे। तो कहने का मतलब यह है कि वो कंट्री डेवलप थी, ओल्डर पॉपुलेशन अधिक थी, डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन पर खड़ी हुई कंट्री थी, तो वहां पर डेथ अधिक हुई। इससे मैं कोई आंकड़े कंपेयर नहीं, मैं केवल इतना बता रहा हूं कि कोई भी एक सिंगल डेटा, जिंदगी में एक बात याद रखना बेटा, एक बड़ी पते की बात बोल रहा हूं मैं, एक अकेला डेटा, एक अकेला आंकड़ा यदि कोई देता है आपको तो कभी ट्रस्ट मत करना उस पर। नेवर ट्रस्ट ऑन ए सिंगल इंफॉर्मेशन, ऑलवेज ट्रस्ट ऑन एक कैस्केड ऑफ इंफॉर्मेशन के, सूचनाओं के एक जाल पर भरोसा कीजिए कि ये सूचना का मतलब ये है, ये यहां से सूचना, ये इसका मतलब ये, इसका इंटरप्रिटेशन ये। मतलब जब आप जो है सूचनाओं को एक साथ रख के, एक समुच्चय में रख के, एक कैस्केड में रखकर आप देखते हैं ना, तो सही जानकारी मिल पाती, ठीक है ना। तो कोई बोलता है ना कि तुम्हारा दोस्त ठीक नहीं है, ठीक है, कोई बोलता है कि फला व्यक्ति गलत है, तो हमेशा जिंदगी में, मैं आपको एक रिलेशनशिप का एक रूल बता रहा हूं, हमेशा जिंदगी में बेनिफिट ऑफ डाउट प्रिंसिपल का इस्तेमाल कीजिए, सामने वाले को संदेह का लाभ दीजिए, ठीक है। और एक सिंगल सूचना पर ट्रस्ट मत कीजिए, सूचनाओं का पूरा ग्रुप पता कीजिए,
और फिर ट्रस्ट कीजिए उस पर, ठीक है। चल, तो अब मैंने आपको एक छोटी सी बात बोली, लेकिन जिंदगी में आपके बहुत काम आएगी बेटा, है ना। अभी हम बात करते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें ना। अब लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब क्या, मैंने आपसे कहा कि मतलब यह है कि कितना है औसत व्यक्ति कितना जीवित रहता है के। एक्सपेक्टेशन ऑफ लाइफ एट ए गिवन एज इज द एवरेज नंबर ऑफ ईयर्स विच ए पर्सन ऑफ दैट एज में एक्सपेक्ट टू लिव अकॉर्डिंग टू द मोर्टेलिटी पैटर्न प्रिवेलेंट इन दैट कंट्री। कहने का मतलब ये, और इसके बारे में हमने पहले भी बात किया था कि ये ऐसा माना जाता है कि ये एक पर्टिकुलर कंट्री में जो है, जो भी उसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन है, जो भी उसकी सोशल कंडीशन है, वहां पर कितने परसेंट व्यक्ति जो है वो एक पर्टिकुलर एज में जीवित रहते हैं, कि वो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहलाता है। मैंने कहा कि यदि मान लीजिए 50% से अधिक लोग वहां पर जो है वो 70 साल की उम्र को जो है क्रॉस करते हैं, मतलब लाइफ एक्सपेक्टेंसी 70 ईयर्स से या उससे ऊपर है, ठीक है। तो मैंने आपसे कहा, तो इट इज द इंडिकेटर ऑफ कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड ओवरऑल ऑल हेल्थ स्टेटस ऑफ द पॉपुलेशन के। और ये देखिए, जिस कंट्री का लाइफ एक्सपेक्टेशन जितना ऊपर होगा ना, मतलब उसके यहां क्वालिटी ऑफ लाइफ उतना मैटर करता है, उसके यहां पे उस कंट्री में उतनी बेहतर हेल्थ केयर फैसिलिटी है, और वो कंट्री उतना अधिक जो है वो डेवलप्ड कंट्री है, ठीक है। हम यदि देखें यहां पे कि यदि हम वर्ल्ड की ग्लोबल लेवल पे बात करें हम, तो 1950 में 1950 में पूरी दुनिया की, हम पूरे वर्ल्ड की बात कर रहे हैं कि पूरी दुनिया की लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 1950 में 1950 के आसपास में जो है 46.5 इयर्स थी, और 2002 में बढ़ के ये 63 ईयर हो गई। मतलब हमने कई सारे ईयर्स को हमने लाइफ एक्सपेक्टेंसी में हमने ऐड कर दिया उसको मिनट के। और 2011 में यदि हम बात करें यहाँ पे 2011 में इंडिया की बात करें 2011 में, तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो है 65.48 ईयर थी, मतलब 65 साल तक हम हमारे यहाँ पे इंडिया में लाइफ एक्सपेक्टेंसी को हमें देखने मिला यहाँ पे, ठीक है ना, क्लियर, ठीक। तो मतलब ये कितना हमने इसको ग्रो कर लिया, बढ़ा लिया के। जैसे जापान में देखोगे आप तो 80 ईयर से आपको ऊपर मिलेगा। तो एक्चुअली बात इतनी सी है कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी का मतलब है कि एक औसत आयु के कितना व्यक्ति जीवित रह सकता है सामान्य कंडीशन में, ठीक है। देखिए, हाँ, अब हम क्या देख रहे हैं बेटा, हम ये हमें जो है वो दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे जो है वो, यदि हम जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन, हम बात करते हैं बेटा कि पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट की बात करें यहाँ पे हम के कितना हमारा पॉपुलेशन ग्रो करता है, तो हम एक बड़ा अच्छा फिगर यहाँ पे देखेंगे हम यार। ये ग्राफ तो सिंगल डेटा, इस पर बात नहीं करते भी हम यहाँ पे, क्या हम आगे बात करते हैं। द वर्ल्ड पॉपुलेशन विच इज अराउंड 2 बिलियन इन 1900 रॉकेटेड टू अबाउट 6 बिलियन बाय 2000 के। देखिए, यानी सन 1900 में पूरी दुनिया की जनसंख्या क्या थी, वो थी 2000 मिलियन के, 2000 मिलियन या 2 बिलियन के। मैंने कहा कि ये मान लीजिए आपकी जो है वो 2 अरब के आसपास, 2 अरब या 2 बिलियन पॉपुलेशन थी 1900 में पूरी दुनिया की, और जो 2000 में हो गई थी 6 बिलियन के, और 2011 में हो गई वो 7.2 बिलियन, ठीक है। मतलब बहुत रैपिडली मल्टीप्लाई किया। आप सोचिए कि जो 6 बिलियन था वो 7.2 बिलियन हो गया केवल 11 साल के अंदर के, ठीक। ए सिमिलर ट्रेंड वाज ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू, ऐसा ही ट्रेंड हमको इंडिया में देखने मिला। अवर पॉपुलेशन विच वाज अप्रोक्सीमेटली 350 मिलियन एट द टाइम ऑफ आवर इंडिपेंडेंस रीच्ड क्लोज टू द बिलियन मार्क बाय 2000 एंड क्रॉस 1.2 बिलियन इन 2011 के। देखिए, कहने का मतलब यह है कि जब हमारा देश आजाद हुआ था तो हमारी कंट्री की पॉपुलेशन थी 35 करोड़ के आसपास के, यानी केवल जो है 35 करोड़ के आसपास जो हमारी पॉपुलेशन थी, ठीक है। जो 1947 की बात है, ये 1947 की बात है कि उसके बाद हमने हेल्थ केयर सेक्टर में बहुत सारा काम किया। हमारी जो मतलब इसका मतलब एक बात और सामने आती, एक बड़े पति की बात सोचिएगा आप कि 1947 में हमारा कंट्री आजाद हुआ, और उस समय आप देखिए कि पॉपुलेशन 35 करोड़ थी, और उस समय एमएमआर मोर्टल और मोर्टेलिटी रेट भी अधिक थी, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी अधिक थी। मतलब अंग्रेजों ने हमारे देश को लूटा, अंग्रेजों ने हमारे देश में बहुत कुछ जो है उन्होंने जो है वो हमारे रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया, लेकिन हमको उसके बदले बेहतर हेल्थ भी प्रोवाइड करने की कोशिश नहीं की उन्होंने। सारे अंग्रेज ऐसे नहीं थे, कुछ लोगों ने बहुत सारा काम भी किया, जैसे सीएमसी बेल्लोर को बना की जो बनाने वाली जो ब्रिटिशर थी, उन्होंने जो सिटीजन थी, उन्होंने भी जो है वो काफी सारा काम किया, लेकिन हर व्यक्ति ऐसा नहीं था, ठीक। लेकिन अब मैं कहता हूं कि गवर्नमेंट एज ए गवर्नेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उसने इंडियन पॉपुलेशन को जो है वो
बदले में कुछ भी नहीं दिया उसने, काम कराया, रिसोर्सेज लिए यहां से। तभी तो 1947 के बाद जब हमारी खुद की गवर्नमेंट आई, हमारे 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 लोगों ने रूल करना शुरू किया, तो उसके बाद जो है काफी सारा पिक्चर बदल गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 35 करोड़ की पॉपुलेशन जो है वो अगले 53 साल में जो है वो बढ़ के कितनी होगी, वो तकरीबन 1 बिलियन के मार्क तक पहुंची के, ठीक है। 35 करोड़ से सीधा 100 करोड़ पॉपुलेशन हो गई, और 1.2 बिलियन कब हो गई है, 2011 में 1.2 बिलियन हो गई। इसलिए इंडिया में एक पॉपुलेशन बर्स्ट, एकदम तेजी से पॉपुलेशन स्काई रॉकेटेड, मतलब तेजी से हमारी जनसंख्या बढ़ी, ठीक है। और गवर्नमेंट को इसलिए कई सारे इनिशिएटिव लेने पड़े। अब देखिए, जैसे हम देखें, आज आपको बता रहा हूं कि आज मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, ये आज तारीख है आपकी, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तब का डेट आपको बता रहा हूं, ये है 21 जुलाई 2020, ठीक है ना, ये रिकॉर्डिंग का डेट है। और ये जो मैंने जो स्क्रीनशॉट लिया, ये स्क्रीनशॉट का टाइम है मॉर्निंग का 7:40 AM, ठीक है। लाइव काउंटर कि इंडिया की पॉपुलेशन क्या है, उसका लाइव काउंटर आपके सामने है, और ये आप देखेंगे, आपको मिल जाएगा, गूगल करेंगे आप तो आपको मिल जाएगा ये। तो आप देख रहे हैं कि हमारी पॉपुलेशन कितनी, करंट पॉपुलेशन हमारी कितनी है, के देखें आपके, यानी वी आर 1.39 अरब की बात करें, यहाँ पे क्या हम बोलते हैं, ये तकरीबन 1.39 बिलियन है, तकरीबन जो है आप समझे 140 करोड़ के आसपास हमारी पॉपुलेशन पहुंच चुकी है, ठीक है। उसमें से 51.6% मेल है और 48.4% फीमेल है, तो आप देख रहे हैं कि आगे ये एक बिल्कुल लाइव काउंटर है ना, हमारी पॉपुलेशन किस तेजी से आगे लगातार बढ़ रही है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये, मैंने कहा ना आपसे कि क्वेश्चन ये कि ऐसा क्यों हुआ एकदम से 47 के बाद से 2000 तक अगले 53 साल में पॉपुलेशन जो है वो 3 टाइम्स कैसे हो गया। तो उसके पीछे कारण है ए रैपिड डिक्लाइन इन डेथ रेट, के मृत्यु दर में तेजी से कमी आई। डेथ रेट जो है, जो डेथ रेट है उसको तेजी से कम किया गया, के मैटरनल मोर्टिलिटी रेट जो है MMR, जो बच्चों के जन्म के दौरान मदर मर जाया करती थी, उसको कम किया गया। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट को जो है वो इसको कम किया गया, के और जो अब चूंकि क्या हुआ, यंग पॉपुलेशन जो है उसकी, जैसे मैंने कहा ना कि क्या हुआ, पहले क्या होता होगा कि एक बच्चे का मान लो मदर बनी, एक जो है वो एक प्रेगनेंसी है, बच्चे को जन्म देने के दौरान मदर की डेथ हो गई, ठीक है, तो एक व्यक्ति मर गया। बच्चा बचेगा नहीं बचेगा ये बात की बात है, लेकिन यदि उस मदर को बचा लिया, बच्चे को बचा लिया, तो कुछ सालों के बाद वो लेडी दोबारा मदर बनेगी, उसकी खुद की लाइफ बची, बच्चे की लाइफ भी बच गई, और एक बच्चे का और जन्म हो गया। तो ऐसे करके जो है वो पॉपुलेशन में जो है वो संख्या बढ़ना शुरू हुई। तो असल में ये हमारी जीत, ये बुरा कुछ नहीं था, यदि हम इसको देखें ना ऐसे कि ऐसा जनसंख्या बढ़ गई, ऐसा हो गया, नहीं, ये तो बेसिक, ये तो मूलभूत मानव के अधिकार हैं, ह्यूमन जो है मूलभूत ह्यूमन की नीड है कि उसकी जीवन की रक्षा करना चाहिए, उसकी लाइफ, उसको जो है तकलीफ नहीं होना चाहिए। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी गवर्नमेंट ने बहुत प्रयास किया, और जो है वो क्या किया बेटा कि डेथ रेट को कम किया, मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम हुआ, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम हुआ, और अधिक संख्या में लोग रिप्रोडक्टिव एज तक पहुंचे, और इससे जनसंख्या बढ़ी, ठीक है। थ्रू अवर RCH प्रोग्राम के, हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर जो प्रोग्राम है, उनके थ्रू जो है हम जो है वो हमने पॉपुलेशन को जो है वो एजुकेट भी किया हमने, के एंड वी कुड ब्रिंग डाउन द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, इट वाज ओनली मार्जिनल। हमने बहुत कोशिश भी किया, लोगों को एजुकेट किया कि भाई ज्यादा संख्या में बच्चे होंगे ना तो वो आपके रिसोर्सेज बच्चों को रिसोर्सेज प्रॉपर नहीं मिल पाएंगे, आप उनको पढ़ा लिखा नहीं पाएंगे। तो जो है बच्चे दो ही अच्छे, छोटा परिवार सुखी परिवार, ऐसे कई सारे स्लोगन बताए गए, लोगों को बड़े पैमाने पर प्रचार प्रसार किया गया, लोगों को एजुकेट किया गया। और बताऊं मैं कि आप में से आपको एक चीज बताता हूं मैं, आप में से मुझे कई बच्चों ने बोला कि सर मेरी मम्मी आशा वर्कर है, ओके। जितने भी जो है हेल्थ केयर में जुड़े लोग हैं ना, उनमें मैं कहता हूं आपसे, जो आशा वर्कर है ना, ये बहुत काम करती है, ये गांव की, ये हेल्थ केयर सिस्टम की नब्ज को समझती है, गांव के लोगों से रियल में इंटरेक्ट करती हैं, और उन तक सरकारी योजनाओं को पहुंचाती हैं, उनको अवेयर करती हैं, उनको उनकी भाषा में समझाती है। आपकी मम्मी या आपके घर परिवार में कोई आशा वर्कर है तो मेरा प्रणाम कहिएगा उनको, बोलिएगा उनको कि जो है डॉक्टर गीतन बोल रहे थे कि सल्यूट टू यू, कि आप जैसे लोग जो है वो यदि नहीं करेंगे काम तो हम अपनी योजनाओं को आम लोगों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। कि आज हमारे देश में जो अवेयरनेस आया हेल्थ केयर को लेके, जो मैटरनल मोर्टिलिटी रेट कम हुआ है, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट कम हुआ है ना, तो ये सिर्फ और सिर्फ आपके कारण है कि आपने बहुत मेहनत किया है,
तो आशा वर्कर जो है सब बहुत इंपॉर्टेंट वर्कर है, मतलब जो सेक्रेटरी हेल्थ जितना इंपॉर्टेंट है ना, हेल्थ सेक्रेटरी या हेल्थ मिनिस्टर, आशा वर्कर उससे भी अधिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए तो अब हम बात करते हैं वापस बेटा, यहां पे आते हैं हम। तो अब देखिए पॉपुलेशन ग्रोथ रेट की बात करें तो लगातार हमने देखो अब भी मैं आप देखेंगे कि पॉपुलेशन का जो है ग्रोथ रेट की बात करें किस तेजी से पॉपुलेशन हमारी बढ़ी है, यानी हर डिकेड में, हर 10 सालों में जनसंख्या में कितने परसेंट बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि हमारे कंट्री में हर 10 ईयर्स में जो है वो सेंसस होता है, जनगणना होती है। तो आप देख रहे हैं कि 1951 से 61 के बीच में 20% से अधिक ग्रोथ रेट था। फिर आप देख रहे हैं कि 25% तक ग्रोथ रेट जो था वो 61 से 71 रहा है, 71 से 81 जो है वो कितना रहा है, वो 25% के आसपास रहा है। फिर धीमे धीमे ग्रोथ रेट जो है वो कम होना शुरू हुआ जब लोग अवेयर हुए, लोगों तक सूचनाएं पहुंची के सरकार ने बहुत सारे उपाय किए और लोगों को भी एक बात समझ में आ गई कि यदि छोटा परिवार होगा, मान लो एक बच्चा है। मैं एक चीज देख रहा था कल, मुझे ध्यान आया कि मैं कल कोई न्यूज पर देख रहा था मैं, तो मैं इन शॉर्ट करके एक ऐप है उसमें कई बार न्यूज पढ़ता हूं मैं, तो मैं जो है वो मैंने देखा कि एक कोई गांव है कहीं पर, तो उसमें एक परिवार रहता है, गरीब परिवार रहता है। अब उस गरीब परिवार ने जो है वो उसमें उनके पास में क्या था, कुछ 2-3 गाय होंगी उनके पास में, छोटा मोटा खेत होगा, तो वो गाय का दूध निकाल कर बेचा करते थे वो लोग, और वो बच्चे को पढ़ा। उनके परिवार में जो है वो 2 बच्चे हैं, ठीक है, पति पत्नी 2 बच्चे हैं। अब क्या हो गया कि कोरोना के चलते स्कूल बंद हो गए, कोविड-19 चलते स्कूल नहीं खुला, स्कूल ऑनलाइन शुरू हो गए। तो उस किसान आदमी को, उस व्यक्ति को इतना बात का समझ है कि मेरे को मेरे बच्चों को अच्छे से पढ़ाना, चूंकि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए मुझे खेतों में काम करना पड़ता है, मुझे आज छोटे से खेत में काम मजदूरी भी करना पड़ता है, मुझे गाय का दूध निकाल के बेचना पड़ता है। तो मैं चाहता हूं मेरे बच्चे अच्छी जिंदगी जिए, तो उनको शिक्षा मिलना चाहिए प्रॉपर। और शिक्षा अब सरकार ने ऑनलाइन शुरू कर दिया। अब ऑनलाइन के लिए तो मोबाइल चाहिए और वो भी स्मार्टफोन चाहिए, तो उसने ना अपनी एक गाय बेच दी। सच्ची खबर बता रहा हूं आपके, मुझे देख के बड़ा दुख हुआ है। मुझे दुख में मतलब मैं ऐसा फील करता हूं कि आजादी के इतने सालों के बाद भी एक आम आदमी इतना मजबूर क्यों है, जबकि हमारे पास इतने रिसोर्सेज है, सब कुछ हमारे पास में। कहीं हम कुछ चूक तो नहीं कर रहे हैं। मैं हर बार ये सोचता हूं कि पता नहीं, मेरे सोचने से कोई फर्क तो पड़ता नहीं, लेकिन मैं चूंकि एक इंसान हूं तो सोच सकता हूं, सोचने पर किसी का सोचने पर जो है वो कोई मुझे रोक नहीं सकता सोचने से। तो बात इतनी सी कि उसने अपनी गाय को बेच दिया, जो कमाऊ थी, जिसका दूध बेचते थे वो, 1-2 गाय रखी, एक गाय बेच दी, 6,000 रुपए आया गाय को बेचने से। वो 6,000 रुपए से उसने अपने बच्चे के लिए मोबाइल खरीदा एक, और मोबाइल में वो बच्चों को क्लास कराता है, स्कूल जो लगता है मोबाइल में वो बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के लिए। तो वो अखबार में खबर आई कि इतनी गरीबी में आदमी एजुकेशन का महत्व समझता है। उसकी शर्ट पहने, शर्ट भी फटी कई जगह से उसके के, वो उस शिक्षा का महत्व समझता है। यह है अवेयरनेस, इसे कहते हैं क्रांति, कि ये वहां तक पहुंच गई है कि आदमी मजबूरी का बहाना बनाकर छिपा नहीं है, आदमी ने एक रास्ता ढूंढा उसने और कहा नहीं मेरे बच्चे तो पढ़ेंगे। कई बार हम देखते तो वही वाली बात है, मैंने कहा कि अवेयरनेस जो होती है, जागृति जो होती है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है बेटा, है ना। ठीक है, चल तो अभी हम बात कर रहे हैं कि इंडिया का, यदि हम देखें यहाँ पे कि जो डिकेडल ग्रोथ की बात करें यहाँ पे हम, तो ग्रोथ जो है वो कैसे, तो आप देखेंगे 1901, 19 जो है वो 11, फिर आप देख रहे हैं कि 21 में चूंकि महामारी का दौर था, प्लेग का दौर था उस समय के, इस जो है वो, और उस समय जो है वो कई सारी बीमारियां थी, हेजा का एपिडेमिक हुआ, प्लेग का एपिडेमिक हुआ, तो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट नेगेटिव जो है वो माइनस में चले गए, 0.03 माइनस में चला गया। फिर उसके बाद लगातार हेल्थ केयर फैसिलिटी इंप्रूव किया और लगातार डिकेडल ग्रोथ जो है वो बढ़ता चला गया। ठीक है, और ये यदि हम तो ये हम देख रहे हैं आंकड़ा कि ये किस प्रकार से जो है वो हमारा जो है वो ह्यूमन पॉपुलेशन इंडिया के अंदर ग्रो किया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस रिपोर्ट, ना अभी 2021 में हमारा जनगणना प्रस्तावित है, यानी 2021 में इंडिया के अंदर जनगणना होना है। ठीक है, 2011 के 2011 की बात कर रहे हैं हम, 2011 सेंसस रिपोर्ट, द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट वॉज लेस देन 2%। हमारा इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है वो 2% से कम है, इट इज जो है पर ईयर के, इट इज पर ईयर के, जो हम देख रहे थे पहले 20-25% वो पर डिकेड था, 10 साल का था वो के, तो पर ईयर की हम बात करें तो ये पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हमारा जो है वो 2% से कम है।
ए रेट एट विच आवर पॉपुलेशन कुड इंक्रीज रैपिडली। ये और ये दर वो है, आपको लग रहा सिर्फ 2%, नहीं, लेकिन यदि आप हमारी जनसंख्या का 2% देखें आप तो बहुत बड़ा फिगर होता है बेटा के। यानी हमारी जनसंख्या कितनी है, 100 करोड़ के आसपास जनसंख्या है हमारे के, तो 2% जो है वो इट्स ए बिग फिगर के। तो ये सच एन अलार्मिंग ग्रोथ रेट कुड लीड टू एन एब्सोल्यूट स्कार्सिटी ऑफ इवन द बेसिक रिक्वायरमेंट के हमारे। और यदि जनसंख्या ऐसे देखो, एक साल में यदि 2% के आसपास का रेट मान लें हम, 10 साल में 20% के आसपास का रेट है ये, तो पॉपुलेशन बड़ी तेजी से बढ़ रही है। यानी ये ग्रोथ रेट आप कम नहीं, ये बड़ी पॉपुलेशन में आप देखेंगे तो ये बड़ा, मैंने कहा ना आपसे। अब आपको इसका अंदाजा कैसे लगाना है, इसका अंदाजा ऐसे लगा लीजिए कि आपके पास में अंबानी जी बोलते हैं कि बेटा तुम बहुत अच्छा पढ़ते हो, ठीक है, हम तुमको हमारी संपत्ति का 1% देते हैं। क्या देते हैं? हम तुमको अपनी प्रॉपर्टी का 1% देते हैं तुमको, क्योंकि तुम अच्छा पढ़ते हो, ठीक है। तो आप तो बहुत खुश हो गए, आप तो बहुत ज्यादा खुश हो गए। अरे मिलियंस, मतलब बिलियंस ऑफ डॉलर भरे पड़े मैंने एशिया के अंदर सबसे अमीर आदमी, पूरे इंडिया वर्ल्ड के अंदर सबसे अमीर आदमी 10 आदमियों के अंदर शामिल है के, और वो आपकी संपत्ति का 1% आपको दे रहे हैं, तो कोई जिंदगी में कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। मैं कहता हूं कि भैया देखो ऐसा, मेरे पास पॉकेट में 100 रुपया रखा है, मैं तुमको अपनी संपत्ति का जो है वो 100 रुपए की संपत्ति का 10% तुमको देता हूं। तुमने बोला सर 10 रुपए रख ही लो अपने पास, ठीक है ना, अभी जरूरत नहीं है, जरूरत होगी तो बात करेंगे, अभी रखिए अपने पास, ठीक है। अरे आपने मेरा 10% नकार दिया, उसका आपने 1% ले लिया, क्यों किया ऐसा आपने कहा सर फिगर भी तो देखो, 100 रुपए का 10% दे रहे हो, हाँ, और उसको देखो 100 अरब का 1% दे रहा है, हाँ? लो कर लो बात, बोलते 10 रुपए वापस कर दिए, ठीक है। तो असल में जो है फिगर क्या है, इस पर बात करते हैं हम के। तो मैंने आपसे कहा कि हमारा जो पॉपुलेशन है जिस तेजी से बढ़ रहा है, यदि ऐसा बढ़ता रहा ना, तो बेसिक नीड की प्रॉब्लम है के, यानी हमारे लिए फूड, शेल्टर, क्लॉथिंग के, और हम भले ही कितना, हम जिस तेजी से ग्रोथ कर, जिस तेजी से हम अपने रिसोर्सेस को बढ़ा रहे हैं, जैसे हम जो है, अब लोग कहते हैं कि भैया चाइनीज लोग जो है वो, लोगों को बड़ी गुस्सा है भरी पड़ी है, लोग बड़ा, यदि आपको बता दूं कि लोगों को यदि मिल जाए ना कि जो है वो आदमी मिल जाए जिसने चमगादड़ खाई थी, हैं, तो क्या करेगा इंडियन पब्लिक पता है आपको, ठीक है। मतलब नामो निशान नहीं मिलेगा उस आदमी का, लोगों को बड़ा गुस्सा है, ये चीनी लोग ये भी खा रहे हैं, वो भी खा रहे हैं, उल्लू भी खा रहे हैं, चमगादड़ भी खा रहे हैं, पेंगोलिन भी खा रहे हैं, इसको भी खा रहे हैं, उसको भी खा रहे हैं, हमको देखो सुबह लौकी का रस पीते थे हम, हाँ, बाबा रामदेव बोलते हैं कि नाक का वाइपर ऑन करो, लौकी का रस पियो, मम्मी फिर चना गला करती, चना खिला देती है, फिर दाल रोटी खा लेते हैं। हमें क्या चमगादड़ खाने से मतलब, देखो एक हमको देखो, सीखो कुछ हमसे। चमगादड़ खा रहे, केचुआ खा रहे, कीड़ा खा रहे, मकोड़ा खा रहे, सब खा रहे हैं। अरे भैया वो सबसे बड़ी पॉपुलेशन है, बहुत बड़ी जनसंख्या, उनके पास, हम उनसे छोटे हैं एरिया में, लेकिन ईश्वर ने हमको ऐसा दिया है जमीन कि हम यदि गेहूं का दाना लगा देना तो हमारा पौधा निकल आता है, और वो कहता है कि ले भैया, और तूने एक दाना लगाया, ले भर के पॉकेट भर ले दाने के। हमारे यहाँ तो फर्टाइल लैंड है, उनके पास उतना फर्टाइल लैंड भी नहीं है, ठंडी वैसी पड़ती है वहां पे। Hi, sorry to disturb you in between lecture, but it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. हिमालय ना होता ना तो हमारे यहाँ भी बहुत ठंड पड़ती, हिमालय ने पूरी ठंड को रोक के वो चीनी को दे दिया कि तुम ही रखो भाई, हम इसको इस तरफ इंडिया तरफ नहीं जाने देंगे, हिंदुस्तान तरफ नहीं जाएगी कि इंडिया तरफ नहीं जाएगी, ठीक है। चाइना वेदर की मार, पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसके जो दिखता ना बड़ा एरिया, अरे आधा एरिया किसी काम का नहीं है, ठीक है ना। वो लड़ने आया था किसके लिए, बर्फ के एरिया के लिए। आप सोचिए ना कि वो चाइना वैसे, अब उसको स्कार्सिटी है फूड का, वहां पे हर चीज में, जब एलगी निकाल के खा रहे हैं, कीड़ा खा, अरे सब खा रहे हैं, वो कल्चर का हिस्सा बन गया कि भैया कुछ भी है वो सब खाने लायक है, इंसान इंसान को ना खाए बस इतना ही बहुत है, बाकी तो कुत्ता बिल्ली मगरमच्छ जो मिलेगा खा लेंगे,
थैंक गॉड हमारी कंट्री में ऐसी मुसीबत नहीं है, लेकिन जनसंख्या बहुत बढ़ेगी और आपकी खेती की जमीन, अब क्या होता है, बिल्डर एड मारता है, बिल्डर बोलता है सुनहरे खेतों के बीच में, मतलब हरियाली के बीच में, सुनहरा नहीं, हरियाली के खेत के बीच में आपका एक आशियाना, आइए पक्षियों के बीच में रहिए, अच्छे नजारे लीजिए। बिल्डर का एड आता है ऐसा, मतलब बता रहा हूं आपको किस तरीके का एड आता है, लगभग कहने का मतलब ये, मतलब उस बिल्डर ने खेती की जमीन पर बिल्डिंग खड़ी कर दी आपके रहने के लिए। अब लोग जाएंगे, बिल्डिंग खरीदेंगे, वहां रहेंगे, खेती की जमीन कम हो गई, खेती की जमीन कम हो गई तो अब क्या आसमान से थोड़ी ना गेहूं निकलेगा भाई, आपको बोना, गेहूं बोना है, जमीन चाहिए आपको, अब आसमान से थोड़ा ना टपकेगा कि भैया गेहूं टपक गया आसमान से, चावल टपक गया आसमान से, नहीं ना, कि गड्ढा खोदा तो निकलना शुरू हो गया, भाई हमने तो कुआं खोद लिया उसमें से चावल निकल रहे हैं खूब, ऐसा फिल्मों में होता है, वो कलर्स से सीरियल में, ऐसा असली जिंदगी में नहीं होता है ना। तो कहने का मतलब है खेती की जमीन कम हो रही है, लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है, घर चाहिए लोगों को रहने के लिए। आप अपने शहर में देखना कि आपका शहर फैलते फैलते खेतों तक पहुंच चुका है, खेतों को निगल लिया शहर ने, गांव के खेत निगल रहा है शहर, और हम समझ भी नहीं पा रहे कि क्या हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रही है। तो देखिए क्या बोलता है एनसीईआरटी साफ साफ बोलती है कि यदि ऐसा होता रहा ना बेटा, तो प्रॉब्लम ये है कि ना तो हमको प्रॉपर खाना मिलेगा, ना रहने को जगह मिलेगी, ना कपड़ा मिलेगा हमको, ठीक है। अब गवर्नमेंट को इसके लिए बड़े सीरियस मेजर लेने पड़ेंगे कि कैसे पॉपुलेशन कंट्रोल करें हमके। सरकार ने नियम बनाया, उन्होंने कहा भैया जिसके 2 से अधिक बच्चे होंगे सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब में चाहे जाना है तो 2 से अधिक बच्चे नहीं होना चाहिए, 1 से अधिक विवाह किया तो प्रॉब्लम है, ठीक है, आपको जो है वो जेल भी हो सकती है और सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। मतलब ये है कुल मिलाकर सरकार ने रूल्स और रेगुलेशन भी बनाए, ठीक, लोगों को प्रोत्साहित किया, फिर कड़े कानून भी बनाए उसके लिए, ताकि कि जो है वो फिर जो मैरिज की एज है कि लड़की की उम्र कम से कम 18 साल होना चाहिए, लड़के की 21 साल होना चाहिए, इसके पहले मैरिज करना जो है वो एक पनिशेबल ऑफेंस है, इसके पहले मैरिज करना एक ऑफेंस है। तो सरकार ने जो है वो सीरियस में, अब देखिए ये जो मैंने आपको जो बातें बताई ना बेटा, वो सारी की सारी जो है वो इस पैराग्राफ में शामिल है। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं कि अब ओवर पॉपुलेशन, मैंने कहा देखो बेटा, हर शहर की और हर जगह हर आवास की, जहां हम रहते हैं उस जगह को हैबिटेट कहते हैं, उसकी एक कैपेसिटी होती है, उसके ऊपर नहीं हो सकता, ठीक है, हम उसको बोलते हैं कैरिंग कैपेसिटी। इकोलॉजी पढ़ेंगे ना जब हम, तो विस्तार से बात करेंगे इसमें। तो कैरिंग कैपेसिटी का मतलब है कि एक जगह में कितने लोग रह सकते हैं, कितने लोगों को भोजन मिल सकता है, ये उसकी कैरिंग कैपेसिटी। उसके ऊपर होगा तो नहीं पॉसिबल है। अरे आप सिंपल सा एग्जांपल देख लो, मैं आपको दिखाता हूं, एक बात समझो बेटा, समझो अभी क्या ये तो लिखा हुआ था, आप पढ़ लोगे, कि मेरी बात सुनिए कि समझने की कोशिश कीजिए। जैसे कि आपका घर है ना, घर में मेहमान आ गए, मम्मी ने बोला ठीक है कोई बात नहीं, घर में पापा है, मम्मी है, आप भाई बहन है, ठीक है, मान लो आप एक भाई एक बहन, 4 लोग रहते हैं घर में, ठीक है, दादी रहती है घर में, चलो ठीक है 5 लोग रहते हैं घर में, हाँ ठीक है, एक छोटी फैमिली, नॉर्मल फैमिली की बात कर रहे हैं हम, के ऐसा मान लिया हमने, इतने 5 लोग होते हैं। अब घर में क्या हुआ कि पापा ने बताया कि देखो ऐसा है कि वो जो अपने जो बड़वानी वाले जो है ना, अपने वो मेरे कजिन ब्रदर, वो और उनकी वाइफ और उनके दोनों बच्चे घर में आ रहे हैं, है ना, 2 दिन के लिए आ रहे हैं, कुछ काम से आया पे, घर में रुकेंगे वो। मम्मी ने कहा वाह वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, वो तो चलिए कोई बात नहीं, घर में रुकेंगे ना। घर में 8 लोग हो गए, मम्मी ने सबके लिए खाना बनाया, सबको खाना खिलाया, बढ़िया अटके ना, घर में थोड़ा अच्छा सा माहौल हो गया अटके। फिर किसी ने बताया, एक ही दिन बाद बताया कि भाई एक काम करे, 3 लोग कोई और भी आ रहे हैं, मेरे तो रिलेटिव है मेरे, कोई बात नहीं एडजस्ट करेंगे। अब घर में 12 लोग हो गए, 10, 11, 12 लोग हो गए, ठीक है। अब 12 लोग हुए, तब घर में मम्मी जो है वो सुबह से काम में लगी, रात तक काम में लगी, घर में अब क्या बर्तन भी साफ कर, मतलब एक बार, अब बर्तन घर में जो थे वो एक बार यूज हो गए, अब दोबारा साफ करने पड़ेगा। पहले तो क्या, पहले सुबह निकाल लिए, शाम को अलग निकाल लिए, तो काम घरों में इतने ही बर्तन होते हैं कि 8-10 लोगों को आप मैनेज कर लें। अब कोई घर में थोड़ी ना रखता कि 500 लोगों को खाना खिलाऊंगा मैं, तो फिर वो घर नहीं है, फिर तो वो टेंट वाला घर है कि आपको टेंट खोल के बैठे कि 500 लोगों के खाने का प्रबंध करके बैठे हुए हैं, ठीक है, फिर तो आप या तो बहुत बड़े आदमी हैं। तो कहने का मतलब यह है कि घर में तो ऐसा अरेंजमेंट उतना ही था कि घर का, आपके घर का कैरिंग, अब घर में 5 का 4 कमरे थे, सब में लोग रहने लगे के, अब आपका घर में जो है वो फुल हो गया घर,
खाना पकाने से लेकर घर के रिसोर्सेस की सोना किसको कहां पर है। फिर जैसे कभी देखा आपने गर्मी की छुट्टियों में कभी जाए, अभी तो बहुत समय हो गया ऐसा, लेकिन छोटा बच्चा था तो गर्मी की छुट्टी में हम लोग जो है ना अपने मामा के घर जाया करते थे कई बात के, तो हमारे मौसी के बच्चे हम सब पहुंच जाया करते थे। और फिर क्या होता था, फिर होता यह था कि सोना कहां है, तो वो सामने जो छत होती, छत पे लाइन से गद्दे बिछ गए, सारे बच्चे छत पे खुले आसमान के नीचे सो जाया करते थे। बाकी बड़े लोगों के सोने के कमरे उमरे अपने मैनेज कर रखे थे उसके अकॉर्डिंग, तो वो 4 कपल वहां से जाते थे, बच्चे सारे के सारे रात भर मस्ती करते थे और सोते थे वहां पे। 16-17 लोग थे हम पूरे, ठीक है, बड़ा मजा करते थे, चिढ़ाते थे एक दूसरे को। कोई रो गया, फिर कोई रोता हुआ चला गया मम्मी के पास कि मम्मी मेरे को छेड़ दिया इसने, बहुत सारे के। तो ये मैक्सिमम थी है, इसके ऊपर यदि होगा, अब मान लो किसी ने बोला कि पापा ने बताया कि काम करते हैं कि वो मेरे ऑफिस के 50 मेरे जो कलीग हैं वो सब अपनी फैमिली के समेत शाम को खाना खाने आने वाले हैं। मम्मी ने बोला कि एक काम करो, मैं तुमको जानती नहीं हूं आज, तो तुम हो कौन नहीं जानती मैं, ठीक है, जाओ होटल वाले से बात करो और टेंट लगवाओ। घर के सामने टेंट लग गया, 10 लोग आ गए, 10 लोग आके खाना बनाने लगे। अब उन्होंने उन 50-100 लोगों के लिए खाना बनाया किया। मतलब जैसे ही डिमांड बढ़ी तो आपने कहा भैया अभी तो रिसोर्स बढ़ाना पड़ेगा, अकेले मुझसे काम नहीं होगा, अब तो 4 लोग और लगेंगे, 4 ठोक बर्तन और लगेंगे, अब टेंट से सामान लाना पड़ेगा। फिर मान लो शादी है घर में, अब क्या, अब तो आएंगे 500-1000 लोग फुल फालतू, कुछ भी खिला दो उनको, उसके बाद बोलना यही है उन्हें। सब ठीक था, पुलाव में मटर कच्चा रह गया था। इतनी बड़ी शादी, सब कुछ नहीं दिखा, सबको इतना सुन लगा है, कुछ नहीं दिखा उसको। वो क्या था, जो मटर पुलाव था ना, उसका मटर कच्चा था। आपको ऐसे लोग भर भर के मिलेंगे, हर फंक्शन में मिलेंगे। अब क्या, अब अलग होटल में अरेंजमेंट किया गया, खूब सारे लोग आए, बड़ा टेंट लगा, उसमें हुआ या नहीं हुआ। तो ये कहने का मतलब मेरा क्या है, मेरा कहने का सिर्फ इतना सा मतलब है कि भैया हर जगह की, आपके घर की एक कैरिंग कैपेसिटी थी, उसके ऊपर गया, या तो सिस्टम फेल है या आपको बढ़ाना पड़ेगा उस कैपेसिटी को, कहीं और शिफ्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, है ना बेटा। इसका मतलब यह हुआ कि हम जहां रहते हैं, हमारी अर्थ पे, हमारे इंडिया में जिस जगह पे रहते हैं, उसका भी अपना एक कैरिंग कैपेसिटी है कि मुंबई के अंदर कितना लोग मैक्सिमम रह सकता है, मुंबई के अंदर कितना लोग जो है वो उसको भोजन को काम मिल सकता है, कितना लोग ऐसा है जिसको फूड मिल सकता है, रहने को जगह मिल सकता है, फूड मिल सकता है, के बहुत सारे इश्यूज है। यदि ओवर क्राउडिंग होगा तो लोग कहते हैं, मुंबई में आके बोलते हैं अरे कितनी झुग्गियां बनी मुंबई के अंदर, कई बात के धारावी सबसे बड़ा झुग्गी झोपड़ी है पूरी दुनिया का, वो वहां पे दिखाई पड़ता है। कई लोग एयरपोर्ट उतरने के बाद बाहर निकलते लोग, अरे क्या है इतना, जबकि न्यूयॉर्क में जाओगे आपको वैसा नहीं दिखेगा, इंडिया में वैसा दिखेगा आपको। फिर आप क्या देखते हो, आप देखते हो कि जो है सड़क किनारे लोग, यानी मुंबई में आप कहीं भी निकल जाए आपको देखेंगे रोड के किनारे, सड़क किनारे लोग बाग लेटे हुए हैं, बैठे हुए हैं के, छोटा सा, मैं देखता हूं बड़ी दया आती कई बार कि कपड़ा बिछा हुआ, छोटे 2 बच्चे वहां पे बैठ के खेल रहे हैं और उनकी माँ वहां बैठी हुई है और वो उनके पिताजी कुछ कहीं काम पे गए हुए, रहने को जगह नहीं है। गांव में कुछ था नहीं तो बेचारे निकल के शहर में आ गए, शहर में आ गए। आपने देखा अभी कोरोना काल में कैसे लोग लौटे हैं संख्या में के, गांव तक कैसे लौटे हैं, अब गांव से फिर लौट के आ रहे हैं क्योंकि वहां पे गांव में काम नहीं, कुछ भी नहीं है उनके पास में। आजादी के 70 साल बाद भी यदि एक आम आदमी को जो है वो ऐसे मूव करना पड़े तो बहुत दर्द होता है, लगता है ऐसा कि हम क्या ऐसा करें कि जिससे हम इस आदमी का, इसके परिवार को दुख भुगतने से हम रोक सकें। तो खैर वो एक अलग मुद्दा है। अभी हम बात क्यों कर रहे थे, ओवर पॉपुलेशन, व्हेन एन एरिया एक्सीड्स इट्स कैरिंग कैपेसिटी, के जब एक एरिया में जो उसकी कैरिंग कैपेसिटी है उससे अधिक लोग हो जाते हैं तो वो ओवर पॉपुलेशन कहता है। What is the meaning of carrying capacity? The maximum number of people that can live in an area without negative effect, के मतलब एक दूसरे पर नेगेटिव इफेक्ट उनका ना होता हो और एक जगह पर अधिक से अधिक संख्या में जो लोग रह सकते हो उसे हम उसकी कैरिंग कैपेसिटी कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव इफेक्ट? भाई क्यों, आप कभी देखना जो हाई डेंसिटी पॉपुलेशन जहां पर होगी ना वहां पे क्राइम रेट अधिक होगा, अपराध की दर भी वहां अधिक होगी। आप देखेंगे पाएंगे कि देयर आर सम डिस्ट्रिक्ट्स इन उत्तर प्रदेश एंड बिहार, ठीक है, आई एम नॉट कि मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि हर आदमी वैसा होता है, पर आप पाएंगे कि कुछ ऐसे जिले हैं, कुछ ऐसी जगह हैं जहां पर कि क्राइम रेट हायर साइड है क्योंकि पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत अधिक है।
जमीनें नहीं है, जमीनों के सबसे अधिक जो विवाद है वो जमीनों का विवाद है। इसने मेरी जमीन का एक टुकड़ा है, जमीन का एक कुछ फुट दबा लिया है, उसके पीछे इंसान ने इंसान को मार दिया। ऐसे विवाद देखने मिलेंगे, ठीक है। और सरप्राइजिंगली आपको बता रहा हूं मैं, मतलब आपको जान के आश्चर्य होगा कि व्हेन यू गो टू द नॉर्थ ईस्ट, आप उत्तर पूर्वोत्तर में जाइए आपके, आप पाएंगे कि उनके बीच भी विवाद होते हैं, पर उस लेवल का जो क्राइम रेट आपको यहां देखने मिलता है वो नॉर्थ ईस्ट में नहीं मिलेगा। जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में हम टेररिज्म देखते हैं, वो एक डिफरेंट है, दैट मे बी स्पॉन्सर्ड, दैट मे बी ए डिफरेंट काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस के, लेकिन जो नॉर्मल जो था ना गुंडागिर्दी क्राइम, वो वहां देखने नहीं मिलेगा। देन यू गो टू दी ऐसे स्टेट जाइए आप जहां पर जो है वो, मतलब मैं बता रहा हूं कि जहां पे जो है वो पॉपुलेशन डेंसिटी कम है ना, तो वहां पर जो है वो, तो ये जहां पॉपुलेशन डेंसिटी अधिक होती है वहां पे लिमिटेड रिसोर्सेज के लिए लोगों के बीच में बहुत अधिक स्ट्रगल होता है, और उस स्ट्रगल के चलते आपस में झगड़े होते हैं, कन्फ्लिक्ट होते हैं, एक दूसरे पर नेगेटिव इफेक्ट का होता है। ये प्रकृति का के अनुसार है ऐसा, ये जो है कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि एक उस ओवर पॉपुलेशन का ये नेगेटिव इफेक्ट होता है, ठीक है। ठीक, अब देखिए पॉपुलेशन का संबंध किस चीज से बेटा, पॉपुलेशन एंड द क्वालिटी ऑफ लाइफ, जीवन की गुणवत्ता से। प्राइमरी प्रॉब्लम यदि हम देखें कि जो अधिक जनसंख्या, अति जनसंख्या से क्या क्या समस्याएं होती है, ये सब कोर्स में है जो बता रहा हूं बेटा, सब कोर्स में है। क्या ये मत बोलना कि सर आप केवल भाषण देने लगे आजकल, तो इसमें कल किसी ने लिखा उसमें कि काम की बात तो 5 मिनट करता है ये आदमी और 50 मिनट तो पता नहीं क्या बात करता है। तो है बुद्धिमान प्राणी, तुम ही चैप्टर पढ़ लो अपने मन से, ठीक है। काहे यहां पे आके जो है वो ज्ञान देते हो, ठीक है। तो ऐसे लोगों से जो है वो, मतलब मैं आपसे कह रहा हूं बेटा, देयर आर सम चैप्टर्स व्हिच नीड योर थॉट प्रोसेस, की अवेकनिंग योर माइंड दे नीड, ठीक है। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि ओवर पॉपुलेशन जो है उससे प्राइमरी प्रॉब्लम क्या होता है। नंबर 1, दी ओवर पॉपुलेशन जो होती है वो एक लिमिटेड एरिया में जो है अपना बहुत बड़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो वहां के रिसोर्सेस का वो ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं, अति दोहन करते हैं। बंबई में पानी गिरता है, दिल्ली में पानी गिरा, आपने सुना होगा अभी दिल्ली में पानी गिरा, एक पुल के नीचे का पूरा हिस्सा बाढ़ आ गया, एक टेंपो डूब गया, एक आदमी की डेथ भी हो गई, बस पूरी की पूरी डूब गई। मुंबई के अंदर सड़कों में पानी भरा जाता है जरा में एक पानी गिरता है, क्योंकि भैया हमने इतनी बड़ी संख्या में घर बना डाले, हमने सड़कें हैं और घर है। पानी जो रेनफॉल का पानी गिरता है ना, वो जाए कहां पानी, पानी को जमीन के, पानी तो जब वो गिरता है, पानी तो बोलता है भैया मैं तो जब भी कभी, आज के कई 100 वर्षों पहले से मैं गिर रहा हूं, जब भी मैं पानी बन के गिरता हूं, बादल से गिरता हूं, तो मैं जमीन के अंदर जाता हूं और धरती माता की प्यास को बुझाता हूं, जो उसका अंडरग्राउंड वाटर टेबल है उसमें जाके भराता हूं ताकि सबको पानी मिल सके। तुमने क्या किया, तुमने सब जगह सड़कें बना ली, सब जगह इमारतें बना ली, अब पानी गिरता है तो पानी से बोलते हो तुम जाओगे कहां, क्यों गिर रहे हो भाई, अरे रेनफॉल बरसात का मौसम है, पानी तो गिरेगा, गिरेगा तो गिरने के बाद जमीन के अंदर जाना चाहिए। रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपने किया नहीं है, पानी नालियों में है, नालियों में कचरा फंसा हुआ है और नालियों से पानी निकल के सड़क पे आ गया और भर गया है नाला, पूरा सड़क भर गई पूरी सड़क। आप बोलते हो अरे ऐसा है वैसा है, कैसा हो गया, देखो मौसम बदल रहा है। अरे मौसम तो ऐसा ही था भाई शुरू से, ठीक है। आपने इतनी बड़ी संख्या में घर बना दिए, कितने घरों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगा हुआ है, नालियों की सफाई प्रॉपर नहीं होती है, प्लास्टिक का बैग आप खुद फेंक के आते हो नाली के अंदर ताकि नाली ब्लॉक हो जाए और नाली का पानी नाले में आता है, फिर फाइनली अरे पानी जो आपके नीचे, आप बोलते हो ट्यूबवेल का लेवल कम हो रहा है, हमारा वाटर टेबल कम हो रहा है, क्योंकि आपने पानी को जमीन के अंदर जाने से रोक दिया। आपने हर घर में रेन वाटर हार्वेस्टिंग होना चाहिए कि छत का पानी जमीन के अंदर जाना चाहिए, वो नाले में ना जा बहे, जमीन के अंदर जाए, गहरे अंदर जाए वो। खैर, तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, पर्यावरण का नुकसान होता है यहाँ पे के, फिर लोगों को पर्याप्त मात्रा में भोजन नहीं मिलता है, हंगर भूखे रहते हैं लोग बाग यहाँ पे के, फूड नहीं मिलता है, और थोड़ा बहुत यदि खाने को मिल जाए ना तो उसमें भी प्रॉपर न्यूट्रिएंट नहीं होते हैं, तो एक हिडन हंगर होती है। मतलब केवल आदमी को सुबह शाम केवल चावल ही चावल उसको खाने को दिया आपने, ना दाल है ना सब्जी है, कुछ नहीं है, तो उसकी बॉडी में कई सारे न्यूट्रिएंट कम हो जाएंगे, मिनरल्स कम हो जाएंगे, इसे हिडन हंगर कहते हैं। देन लगातार यानी अब क्या होगा कि व्यक्ति को खाने भी प्रॉपर नहीं मिल रहा, रहने को नहीं मिल रहा है, उसको पर्याप्त आराम भी नहीं मिल रहा, उसको मजदूरी करनी पड़ रही है, अपने बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहा, वो पर्याप्त रूप से फूड नहीं दे पा रहा उठ के, तो क्या होगा, एक साइकिल शुरू हो गया। खराब हेल्थ रहेगी, स्वास्थ्य खराब रहेगा
तो उसको मजदूरी भी कम मिलेगी, मजदूरी कम मिलेगी तो भोजन कम मिलेगा, भोजन कम मिलेगा, दवा नहीं ले पाएगा तो स्वास्थ्य नहीं सुधरेगा, स्वास्थ्य हेल्थ और खराब होगी तो और काम पे नहीं जा पाएगा, गरीबी का दुष्चक्र शुरू हो गया। ठीक है। देन इकोनॉमिक स्टैग्नेशन, भाई मैं आपको बता रहा हूं कि आज देश में हमारे, अब आप इस बात को, बेटा आप में से कई लोग इसको अदरवाइज ले सकते हैं इस बात को, पर मैं कहता हूं कि सच्चाई तो पता होना चाहिए। ठीक है। कोई, मैं किसी, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी गवर्नमेंट, आज 60 करोड़ लोगों को, 60 करोड़, ठीक है, 60 करोड़ लोगों को जो है सरकार जो है वो बहुत अच्छा काम कर रही है, उनको चावल, गेहूं, राशन उनको प्रोवाइड कर रही है, क्योंकि उनके पास में डेली नीड का सामान नहीं है, यानी वो लोग जो है उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, तो उनके पेट भरने के लिए सरकार ने जो है वो स्टेप उठाया। मेरा प्रश्न ये है, मेरा प्रश्न हो सकता है कि लोगों को अच्छा ना लगे, पर मेरा प्रश्न ये है कि देश में आजादी के इतने साल बाद भी, इतने समय के बाद भी हमारी देश की 60% के आस, तकरीबन 60%, मान लीजिए 60 करोड़, अब चलो मैंने कहा आपसे 50% माने, आबादी ऐसी है जिसके पास में जो है वो 2 समय का भोजन नहीं है। हमको सोचना पड़ेगा हम किस तरह की ग्रोथ कर रहे हैं, हमको किस तरह की ग्रोथ करना चाहिए, हमको पॉपुलेशन कंट्रोल करना चाहिए, हमको लोगों को रोजगार के अवसर देना चाहिए, लोगों को आगे अपलिफ्टमेंट सोसाइटी का करना चाहिए, ताकि ये जो लोग हैं वो सेल्फ रिलायंट हो। आज किसी को आप यदि अपने हाथ से एक निवाला बना के खिला देते हैं तो आप उसकी मदद नहीं कर रहे हैं, मजबूरी है। तो चलो आज कोरोना टाइम में आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि ये 60 करोड़ जो पॉपुलेशन जो है, इसको सेल्फ रिलायंट बनाइए, इसको जो है वो अपने पैरों पे खड़ा कीजिए, क्योंकि ये 60 करोड़ लोग भी स्वाभिमानी लोग हैं, ये कुछ मांगना नहीं चाहते आपसे, लेकिन इनके पास अवसर नहीं है, शिक्षा नहीं है, अवसर नहीं है, हमको उनको अवसर प्रोवाइड करने पड़ेंगे, शिक्षा प्रोवाइड करनी पड़ेगी। ठीक है। तो ये जो इकोनॉमिक स्टैग्नेशन पॉइंट, इसका मतलब यही है कि यदि हम लोगों को जो है अवेयर नहीं करेंगे, एजुकेट नहीं करेंगे, तो कैसे समाज आगे बढ़ेगा। कि फिर शहर के अंदर जो है तमाम झुग्गी झोंपड़ियां बनने लगती हैं, शहर में जो है वो ऐसे एरिया बनने लगते हैं, यहां पर बीमारियां फैलने लगती हैं। धारावी में जब धारावी के अंदर कोविड फैला तो सब पूरा मुंबई घबरा गया कि पता नहीं क्या होगा, वहां पर इतनी हाई डेंसिटी में ऐसे बने कि यदि आपको किसी को वहां अंदर डाल दिया जाए, वहां पर कि चलो तुमको थोड़ा घूम के आओ, आधा किलोमीटर अंदर, आप अंदर घुसे तो आप कहां से बाहर निकलना रास्ता नहीं ढूंढ पाएंगे किसी की मदद के बगैर। तो अर्बन लिटरेशन की झुग्गियों की समस्या होती है, हेल्थ प्रॉब्लम होती है, हेल्थ इश्यूज होते हैं, ये सारी की सारी जो है वो क्वालिटी ऑफ लाइफ और ओवर पॉपुलेशन जुड़ी हुई ये समस्याएं होती हैं। ठीक है। ये मुंबई का एक फोटोग्राफ है जो मुंबई का, कि लोकल ट्रेन आके खड़ी हुई है और लोकल ट्रेन में चढ़ने के लिए ये लोग हैं, और आप सोच सकते हैं कि क्या पॉपुलेशन होगी मुंबई के अंदर। ठीक है। इस ट्रेन में कब आप चढ़ जाएंगे, कब आप उतर जाएंगे, आपके कंट्रोल में है ही नहीं है। ठीक है। चढ़ने के लिए आप केवल उस ट्रेन के का जो दरवाजा है उसके सामने ऐसे खड़े हो गए, आप थोड़ा सा अपना हाथ पर लूज करके, तो सामने वाला पता नहीं कब धक्का मार के ट्रेन के ऊपर चढ़ा देगा, और कहां उतरना है ये आपके मन में भी नहीं, धक्का मार के उतार भी देंगे कहीं पे वो, यदि आप लोकल ट्रेन में सफर करने के आदी नहीं है तो। दिस इज द रियल, यानी लोकल ट्रेन जो है वो करोड़ों की संख्या में लोगों को रोज वो जो बड़ी यानी लाखों की संख्या, करोड़ लाखों की संख्या में लोगों को वो जो है वो रोज उसमें मूव करते हैं। टोटल यदि फेरी देखेंगे, लोग जोड़ेंगे तो फिर करोड़ के आसपास का आंकड़ा हो जाता है उसमें। ठीक है। देखिए, देन दिस, देखिए एक तो हमने देखा, क्या हमने देखा, ये दिस इज द सीन इन मुंबई में आप देख रहे हैं कि जो है एक जो है वो लोकल ट्रेन आया, स्टेशन का सीन देख रहे हैं। सेकंड आप देख रहे हैं, ये सीन देख रहे हैं आप जो है वो यूरोपियन कंट्री करके। ठीक। हम देख रहे हैं कि लंदन में ये है, तो आप देखिए, आप इसके अंदर जो है वो यहां पर आप देख सकते हैं कि ये भी इनका लोकल ट्रेन का स्टेशन है ये। ठीक है। मेरे को जो है, मुझे अच्छे ध्यान है कि जब मैं यूएस में था तो दिल्ली में मेट्रो शुरू हो चुकी थी। दिल्ली मेट्रो में मैंने ट्रेवल करके देखा एक बार, तो मेरे साथ में मेरा ब्रदर इन लॉ गया था, हम लोग जो किसी काम से दिल्ली गए थे, तो वहां पे भी देखा मैंने कि अरे हर 3 मिनट में मेट्रो आता है, और वहां पे जो है वो उसमें भी भीड़ लगती है मेट्रो में, आप लाइन में लगते हैं, हालांकि सिस्टमेटिक होता है कंपेरेटिवली। मेट्रो लोकल मुंबई का लोकल से बहुत सिस्टमेटिक है, लेकिन बड़ी भीड़ वहां भी होती है। मेट्रो में लोग खूब सारे भरा जाते हैं, आगे बढ़ता है मेट्रो। मैंने कहा यार, अगली बार उसने बोला कि अभी लुटते में, मैंने कहा नहीं यार, बड़े टाइम लगेगा, पर मेट्रो में नहीं जा पाएंगे यार, ना बहुत भीड़ होता है यार वो तो।
जब मैं यूएस गया तो यूएस में हमको वॉशिंगटन से कहीं, हमको शायद अलेक्जेंड्रिया से वॉशिंगटन जाना था, अलेक्जेंड्रिया एक जगह वहां पे, वहां से हमको वॉशिंगटन डीसी जाना था हमको। तो अब हमने क्या किया, हमने पूछा, पता किया, किसी ने बोला कि भाई आप सबसे ऐसा तरीका है कि आपका जो होटल है उस होटल के पास में वहां पर जो है वो मेट्रो है, उस मेट्रो से जाइए। अरे मेट्रो का नाम सुनते हैं हमने कहा नहीं। फिर किसी ने बोला आप जाके देखिए। जब वहां हम पहुंचे, मैं था, मेरी वाइफ थी, मेरे बच्चे थे, हम लोग वहां पहुंचे, एकदम खाली खाली, कुछ भी नहीं। ट्रेन आया, आराम सुकून से आके बैठ गए उसके अंदर और सीधा वॉशिंगटन डीसी पहुंच गए। वहां से कोई तकलीफ नहीं, कोई वो नहीं, एकदम बढ़िया के नीट एंड क्लीन, कोई गंदगी स्टेशन पे नहीं। क्यों? हमारे यहां पर जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचेंगे ना, तो एयरपोर्ट पे जो आपके पास सामान होगा ना, तो आपकी ट्रॉली को धक्काने के लिए दो लोग पूछेंगे आपसे कि हम आपकी हेल्प कर दें क्या। 50-100 रुपए लेके आपकी ट्रॉली में सामान रखेंगे, अंदर अंदर छोड़ाएंगे जाके। और जब आप अमेरिका में जाएंगे, आप इंग्लैंड में जाएंगे ना, तो आपको ट्रॉली जो है, ट्रॉली को निकालने के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा। ट्रॉली लगी होगी कहीं पे, वहां पे आप जब डॉलर डालेंगे, $1 डालेंगे, ट्रॉली बाहर निकल आएगी, अपना सामान निकालिए, रखिए उसमें, और ट्रॉली को वापस अपनी जगह पर लगा के जाइए। लोग नहीं है वहां पे। हमारे यहाँ पे एक के ऊपर एक लेना। कभी ट्रेन में लोकल का जो डब्बा होता है उसको देखिएगा, उसमें जो है वो लोग, एक आदमी इसके ऊपर आ देता, मतलब ट्रेन में इतने लेवल पे लोग बैठे होते हैं कि आपको समझ में नहीं जाएगा कि ट्रेन की मतलब इतने लोग कैसे बैठ सकते हैं। कभी मैं सीन विन देखता हूँ बिहार वगैरह का, जिसका कि वो जो वेस्ट बंगाल का, बिहार का, कि भैया कुछ ऐसे एरिया यहाँ पे कि बस के ऊपर भी लोग चढ़े हुए हैं, ट्रेन की छत पे भी लोग बैठे हुए हैं, मतलब खतरनाक, इतना पॉपुलेशन। ठीक है, तो अब कैसे? अब आप बोलोगे सर ये तो समस्या ही समस्या गिना दी आपने वगैरह। देखिए अब सिंपल सी बात, अब हम आते हैं मुद्दे की बात पे के। द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम। अब देखो प्रॉब्लम बता दिया और प्रॉब्लम का बहुत सारा गाना गा दिया हमने, है ना। हमने कुल मिलाकर ये बोला कि भैया इस बात को समझ लो कि अब भारत में वो वक्त आ गया है, हम दो और हमारा एक, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। ठीक है, हालांकि मेरे 2 बच्चे हैं, लेकिन वक्त ये आ चुका है क्योंकि पॉपुलेशन को अभी हमको कम करना पड़ेगा। जो 2 बच्चे हैं वो रिप्लेसमेंट पॉपुलेशन आंकड़े पे। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप टू ओवरकम दिस प्रॉब्लम इज टू मोटिवेट स्मॉलर फैमिलीज बाय यूजिंग वेरियस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अब यहां पर बात आती है कि सरकार ने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को लेकर बहुत सारे प्रयास किए और लोगों को अवेयर किया यहां पे के। तो you might have seen advertisement in the media as well as poster and bills showing a happy couple with 2 children with a slogan हम दो हमारे दो, के we two our two। ठीक है, many couple mostly the young urban working ones have been adopted one child norm। अभी बॉम्बे में ट्रेंड है, के बॉम्बे में ट्रेंड है, एक सोसाइटी है बॉम्बे में, आपको बता रहा हूं, सुनिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ना। अब बॉम्बे में एक ऐसा कहते हैं कि देयर इज ए कल्ट, बोलेंगे सोसाइटी बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कहते हैं डिंक। ठीक है, अब ये क्या मतलब है डिंक का, नीट में नहीं आएगा, बता रहा हूं केवल जानकारी के लिए। के पूछते कभी पार्टीज में गए जाओ, ओ ये कौन है, अच्छा ये कपल है, ओके दे आर डिंक। मैंने कहा क्या होता है? कहने का मतलब था डबल इनकम नो किड्स, मतलब पति पत्नी दोनों काम करते हैं, बढ़िया कारपोरेट कंपनी, दोनों बड़े कारपोरेट कंपनी में है। एक जो है वो ग्लेक्सो स्मिथ क्लाइन में जो है बड़ा पोस्ट पर है, दूसरी जो उसकी वाइफ है वो कहीं जो है वो अपना वोडाफोन में या इसमें किसी बड़ी कंपनी में जो है अच्छी पोस्ट पे वहां पर वो बैठ के, या बड़े बैंक में जो है अमेरिकन बैंक में, इस बैंक में जो है कुछ पोस्ट पे। और उन्होंने डिसाइड किया है कि हम बच्चे नहीं रखेंगे, बच्चों को जन्म नहीं देंगे, हम जो है सोशल सर्विस करेंगे, कुछ करेंगे। और उन्होंने वैसा डिसाइड किया। क्या बोला उसको उन्होंने, मतलब मेट्रोपॉलिटन कल्चर बता रहा हूं, डिंक, डबल इनकम नो किड्स। ये भी एक एस्पेक्ट उभर के सामने आने लगा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने से कि बच्चा जो अपने आप में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यू हैव टू रेज ए चाइल्ड, इट्स अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी के। तो अभी कई सारे कपल जो हैं वो अब क्या है कि अर्बन कपल, हर एक व्यक्ति ऐसा नहीं करता है, तो अभी अर्बन कपल उन्होंने कहा भी देखो ऐसा है कि एक बच्चा, मेरा भी जो है कुछ फ्रेंड है जो डॉक्टर हैं यूएस वगैरह में, दे हैव ओनली 1 किड। कि नहीं बोलते हैं यहाँ पे यूएस वगैरह में एजुकेशन बहुत ही महंगा है, कॉलेज पढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए की रिक्वायरमेंट होती है कॉलेज में भेजने के लिए। तो एक बच्चे को बेहतर एजुकेशन देंगे। ठीक, देख सकते हैं आपकी एक टिपिकल सीन कि हम देखते हैं कि जो पॉपुलेशन है
बड़ा परिवार होगा तो किस तरह का दृश्य बनेगा। ये बहुत अच्छे कार्टूनिस्ट, इनका नाम साफ साफ नहीं दिखाई पड़ रहा है, पर मैंने इनका कार्टून यूज किया है एंड इट इज वेरी गुड शोइंग द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस के। आप देखिए कितने बच्चे हैं, चलिए बच्चे ही गिन देते हैं इसके, हम बच्चे कितने के, आपको एक बार में बच्चा गिनने में समस्या होगी आपको। के आप देख सकते हैं कितने सारे बच्चे जो है वो कहां कहां पर बच्चे दिखाई पड़ रहे हैं, और जो बच्चे का अभी जन्म नहीं हुआ उसको भूलिएगा मत, ही इज अबाउट टू लैंड, ठीक है, ही और सी इज अबाउट टू लैंड के। तो कहने का मतलब ये है कि दिस इज दी सिचुएशन के, और ये है सुखी परिवार। तो देखो दोनों परिवार में फर्क है, ये दुखी परिवार, ठीक है, टेंशन में पूरा, और ये है सुखी परिवार, है ना, ठीक है। कौन बतलाया है सब? भारत सरकार बतलाई हमको, एनसीईआरटी में डाला उसने के, ठीक। अब देखिए कानूनी तौर पर के रेजिंग ऑफ मैरिजेबल एज ऑफ फीमेल टू 18 ईयर, यानी कानूनी तौर पे जो है वो, ठीक है, स्टेशनरी वार्निंग दिया गया, इसको कानून बनाया गया इसके लिए कि फीमेल का एज जो है 18 ईयर से कम नहीं होना चाहिए, मेल का 21 ईयर से कम नहीं होना चाहिए के, और जो है कपल्स को इंसेंटिव दे, जैसे कि गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, यदि आपके गवर्नमेंट जॉब उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनके दो या दो से कम बच्चे, ठीक। जो जिन प्रोत्साहित किया गया, जो लोग जो है वो जो परमानेंट कॉन्ट्रासेप्शन करवाएंगे, नसबंदी कराएंगे के, और जो है वो ट्यूबेक्टॉमी कराएंगे या वॉसेक्टॉमी कराएंगे, उनको सरकार जो है रिवॉर्ड देती है के। तो ये सब चीजें जो है वो सरकार ने जो है वो डिसाइड किया, इसके लिए के रिवॉर्ड दिया। Let us describe some of the commonly used contraceptive method which help prevent unwanted pregnancies के। अब हमको क्या करना है, हमको कुछ contraceptive method पर यहां पर बात करना है जो अनवांटेड प्रेगनेंसी। देखो ऐसा है कि संतान उत्पत्ति, बच्चे का होना जो है वो परिवार के लिए बहुत खुशी का समय होता है, लेकिन इसका मतलब जो पढ़ा रहा हूं उसका मतलब ये नहीं कि बच्चे नहीं होना चाहिए। बच्चे होना जो है, बच्चे का होना जो है वो देखिए, वो तो एक ऐसा कहा जाता है कि हमारा समाज जो है ना वो सब ऐसे ही जनरेशन को रिप्लेस करते हैं हमके। यदि ऐसा होता कि कोई एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में ह्यूमन रेस के बच्चे ही ना होते तो पूरा ह्यूमन रेस खत्म हो जाता। तो बेसिकली रिप्लेसमेंट होता है ह्यूमन बींग्स का, ठीक है। लेकिन वही अनवांटेड प्रेगनेंसी की मतलब जो है प्रेगनेंसी के लिए मेंटली तैयार नहीं है, लेकिन बच्चे का जो है वो जन्म हो रहा है के। मुझे अच्छे से ध्यान है कि अभी हाल ही में जो किसी ने मुझे बताया कि जो है उनकी एक सिस्टर है, उनके मैरिज हुआ और उसकी उम्र जो है वो 17 ईयर है, सी इज प्रेग्नेंट। उसे पढ़ने की उम्र है उसकी, पढ़ने लिखने की, उसकी शादी बचपन में कर दी के। अब कई बार ऐसा होता है कि ये जो उम्र होती है, कम उम्र में प्रेगनेंसी का होना, ये कई सारे मेडिकल कॉम्प्लिकेशन भी करता है के। और बीइंग ए मदर इज ए वेरी, देखिए माँ बनना जो है वो एक शारीरिक तौर पे फिजिकली तो एक बड़ा टफ टास्क है सही, लेकिन मेंटली भी साइकोलॉजिकली बड़ा चैलेंजिंग होता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से भी बड़ा भारी फर्क पड़ता है। तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेने सामने वाला तैयार है या नहीं है, उसके लिए भी बड़ा तो जो अनवांटेड प्रेगनेंसी है उसको रोकने का क्या तरीका हो सकता है उस पर हम बात करेंगे, ठीक है। देखिए अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि एक सबसे बेहतर कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए, यानी एक बेहतर गर्भ निरोधक या कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए। इट शुड बी यूजर फ्रेंडली के, मतलब इसको आसानी से व्यक्ति यूज कर सके, ठीक है। ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव जिसको व्यक्ति आसानी से यूज कर सके, इजीली अवेलेबल, आसपास के मेडिकल स्टोर पर मिलता हो, ठीक है, हेल्थ केयर सेंटर पर अवेलेबल हो, ठीक है, इफेक्टिव, प्रेगनेंसी होने का खतरा कम हो, काफी कम हो उसमें के, ना के बराबर हो इफेक्टिव के, रिवर्सिबल, जब बच्चे चाहिए तब उस कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को मत यूज कीजिए, बच्चे के लिए आपके लिए मदर तैयार हो जाएगी के, मतलब बच्चे के लिए जो है वो कपल तैयार हो जाएगा के, रिवर्सिबल होना चाहिए। और इसका साइड इफेक्ट जो है वो ना के बराबर या कब होना चाहिए या ना के बराबर साइड इफेक्ट होना चाहिए के। मतलब कहने का बात ये मतलब ये बेटा कि एक बेहतर कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होगा, एक बेहतर कॉन्ट्रासेप्टिव वो होगा जो यूजर फ्रेंडली हो, जिसको आसानी से व्यक्ति यूज कर पाए, ठीक है, इजीली अवेलेबल हो, इफेक्टिव हो, रिवर्सिबल हो। जब नहीं यूज करना है, बच्चा चाहिए तब उसको यूज करना बंद कर दीजिए के, और साइड इफेक्ट ना के बराबर हो उसके। और इसके अलावा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इशू ये भी है कि इट शुड in no way interfere with the sexual drive, desire और sexual act of the user के, मतलब एक व्यक्ति की जो सेक्सुअल लाइफ है, उसकी जो मैरिड लाइफ है, सेक्सुअल लाइफ है, उस लाइफ में भी ये कॉन्ट्रासेप्टिव जो है वो इंटरफेयर ना करता हो के, मतलब उसकी सेक्सुअल डिजायर पर असर ना पड़ता हो के, उसके नॉर्मल एक्ट ऑफ कॉपुलेशन की बात करें हम के, उसकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी हो वो अफेक्ट ना होती हो। अदरवाइज क्या होगा कि वन डे The couple get annoyed, couple annoyed होके उसको यूज करना बंद कर देगा, then contraception get
फेल्ड, क्या इसीलिए ये साफ साफ एनसीईआरटी में लिखा है। फिर अब किस तरह के कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं? ए वाइड रेंज ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर प्रेजेंटली अवेलेबल। बड़ी संख्या में कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आज अवेलेबल है के, और इनको हम जो है अलग अलग कैटेगरी में इनको हम डिवाइड करते हैं। एक होते हैं नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड के, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग है कि नेचुरल और ट्रेडिशनल मेथड में जो होता है कि बेसिकली कोई भी एक आर्टिफिशियल मीन का इस्तेमाल नहीं करते हैं, बल्कि प्रकृति के नियमों का, यानी ऐसा होता है कि इसमें जो है वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को अच्छे से समझते हैं, किस समय ओवुलेशन नहीं होगा, किस समय बच्चा होने की संभावना सबसे कम होगी, ना के बराबर होगी, उस समय कपल जो है वो इंटरकोर्स करता है, ठीक है, फर्टाइल टाइम में नहीं करता। हालांकि नेचुरल मेथड के फेलियर की संभावना सबसे अधिक होती है, इट इज द मेथड जहां पर फेलियर के चांसेस सबसे अधिक होते हैं। फिर बैरियर मेथड, हम बैरियर मेथड की बात करें, मेल और फीमेल कॉन्डोम्स की बात करें, वो इसमें आता है कि आईयूडीज, इंट्रा यूट्राइन डिवाइसेस, यूट्रस के अंदर लगाने वाली डिवाइस होती है, जैसे कॉपर टी की बात करें हम यहाँ पे के, हम जो है वो जो है LNG-20 की बात करें के, हम जो है लिप्पे लूप की बात करें, तो ये सब कॉपर, तो ये क्या होते हैं ये भी हम आगे देखेंगे, ठीक है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव, गोलियां होती हैं कि हम जिनको जो है पिल्स बोलते हैं इनको हम के, वो हार्मोनल पिल्स दें हम, ठीक है। इंजेक्टेबल्स, देयर आर सम कॉन्ट्रासेप्टिव जो इंजेक्टेबल होते हैं, के इम्प्लांट्स होते हैं, बॉडी में लगाए जाते हैं 4-5 साल के लिए, इम्प्लांट होते हैं, ये भी कॉन्ट्रासेप्टिव होते हैं। एंड दिस सर्जिकल मेथड कि भाई हमने ट्यूबेक्टोमी कर दिया, वॉसेक्टोमी कर दिया, तो परमानेंट जो है वो हमने कॉन्ट्रासेप्शन कर दिया हमने। तो ऐसे कई सारे तरीके या मेथड यहां पर होते हैं। तो देखिए ब्रीफ समरी हमने कहा कि व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव का क्राइटेरिया क्या है, ये सेफ होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, सभी लोग उसको एक्सेप्ट करते हो, महंगा नहीं होना चाहिए, आसानी से मिलने वाला होना चाहिए, रिवर्सिबल होना चाहिए, आसानी से इसका इस्तेमाल कर सकते हो के, और इसमें क्वाइटस या इंटरकोर्स में या सेक्सुअल एक्टिविटी में जो है वो असर ना पड़ता, उसको नेगेटिव इंपैक्ट ना करता हो के, और इसका इफेक्ट जो है वो बेहतर होता हो, और ये सेक्सुअल डिजायर को कम ना करता हो के, और इसके लिए कम से कम मेडिकल सुपरविजन, कम से कम डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ती हो, दैट इज द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है ना। दिस इज द क्राइटेरिया ऑफ एन आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव, ठीक है। तो एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे बेटा कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के ऊपर, कि नेचुरल मेथड क्या होते हैं, बैरियर मेथड क्या होते हैं, आईयूडीज क्या होते हैं, ठीक है, पिल्स क्या होते हैं, इनको हम अगली क्लास में समझेंगे, ठीक है। तो ये जो चैप्टर है ना बेटा, मैं अपने मन से आपसे बहुत, क्योंकि कुछ लोगों को लग सकता है ऐसा कि सर बहुत सारी बातें करते हैं, एक्चुअली ये चैप्टर बेटा है ही अवेयरनेस का, ठीक है ही अवेयरनेस का। इसकी जो एक एक लाइनें लिखी ना, यदि हम उसको सिर्फ बांच देंगे, हम उनको समझेंगे नहीं, उसका तारतम्य नहीं समझेंगे, उसका मंतव्य बोलते हैं इसको, उसका इंटेंशन नहीं समझेंगे हम, तो हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। और मैं आपसे जो बातें कह रहा हूं ना, इन बातों को सुनने के बाद इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चन आएंगे, आप एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपके पास में एक थॉट प्रोसेस, क्योंकि आपका दिमाग सोच रहा है, जो मैं आपसे कह रहा हूं उन चीजों को आपका ब्रेन जो है वो महसूस कर रहा है, और उसको सही और गलत में तोल रहा है। हो सकता है कुछ बातों में आप मुझसे असहमत हो, दैट्स ऑल राइट, क्योंकि कम से कम आप सोच रहे हैं। हो सकता है आप मेरी बातों से सहमत हो, तो भी आप सोच रहे हैं, अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है, आप अपने आप को जागृत कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है बेटा। चलो, है ना, तो अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, ऑल द बेस्ट। Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success. Download Biomentors online app from Google Play Store.